देश में चुनाव प्रचार के दौर जारी है और आज भी बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज प्रचार के लिए अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे, जिसके बाद पीएम यूपी जाएंगे। तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए आपको ये बता दें कि किस तरह से अभी भी चुनाव प्रचार का दौर जारी है और अभी भी 3 चरण के मतदान 3 चरण में होना बाकी है और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज अलग अलग जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई फिर यूपी रहेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा में रहेंगे, अमित शाह रांची में रहेंगे, झारखंड में अगर राहुल गांधी की बात कर ले तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, जेपी नड्डा भी महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली में रहेंगी। रायबरेली की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यूपी में रहेंगे, तो वहीं भूपेश बघेल भी रायबरेली में। तो ये जो दिग्गज हैं कांग्रेस और बीजेपी के, ये तमाम दिग्गज अभी भी 3 चरण में जो मतदान बाकी है उसको लेकर चुनावी प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं और उसी की ये 8 तस्वीरें। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यूपी में चुनाव प्रचार जारी है। आज फिर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश में प्रचार करने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव श्रावस्ती लोकसभा की गैसडी विधानसभा के पचपेड़वा पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और 8 राज्यों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम का नाम है और उन्होंने कहा जहां भी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, पार्टी जहां पर बोलेगी मैं वहां जाऊंगा। और अभी दिल्ली, हरियाणा हर जगह सीएम जा चुके हैं, वो झारखंड भी पहुंचे थे और अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सीएम यहां पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो आज जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी में चुनावी प्रचार करेंगे, तो वहीं कल उन्होंने झारखंड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के परिवारवाद पर प्रहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण की परंपरा का योद्धा और नेता बताया। क्या है झारखंड का मोहन यादव कनेक्शन, इस रिपोर्ट से समझिए। एमपी में भी चौथे चरण के चुनाव होने के बाद नेताओं के हाथ में दूसरे राज्यों की कमान है। वो कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके बीजेपी को दूसरे राज्यों में मजबूत किया जाए। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इन दिनों दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। गुरुवार को वो झारखंड के कोडरमा पहुंचे, जहां एक दिन पहले विपक्षियों की सभा भी हुई थी। मोहन यादव ने विपक्षियों की सभा होने के कारण कहा कि जगह अपवित्र हो गई है। मुझे मालूम है कि कल हमारे विरोधी दलों की सभा इसी स्थान पे हुई थी, लेकिन जैसे अपवित्र चीज को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिटकना पड़ता है, ऐसे आपके सबके यदुवंशियों के चरण धरे तो सारी की सारी चीजें अपवित्र से पवित्र हो जाती है। मैं ये पक्का गारंटी ले सकता। मोहन यादव ने कहा कि कृष्ण के बाद मोदी हैं जिन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारा है। आपने 2014 में वोट दिया और वोट क्या दिया? आपने नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करके जो कमल खिलाया कि दुश्मन के घर में जाकर के मार करके ठिकाने लगाया कि नहीं लगाया? अपने कंस को घर में घुस के मारा था 5000 साल पहले। कंस बहुत ताकतवर था, कितने अपराध किए, वसुदेव देवकी दोनों को जेल में डाल दिया। कुर्सी के लिए क्या क्या करते हैं लोग, ये उस समय का भी उदाहरण था। लेकिन एक यदुवंशी ने सारे कष्टों को एक झटके के साथ हाथ के मुक्के से मार करके कंस का अंत किया था। हमारे लिए वो रिकॉर्ड भी याद है। सीएम यादव ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि सालों से सिर्फ एक ही परिवार का बोलबाला था, लेकिन पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया। और लोकतंत्र में हर एक को खड़े होकर के वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, एक ही परिवार का बनेगा तो क्यों बनना चाहिए? और परिवार के बनते तो ये गलतियां होती कि नहीं होती? आप बताओ, 1000 करोड़, अरे नोट की मशीनें खराब हो गई गिनते गिनते। ये बेईमानों को शर्म नहीं आ रही? ये सारे इतना झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। कोई नौकर के पास मिल रहा है, कोई चाकर के पास मिल रहा है, और तो और पहली बार ऐसा हुआ
आपके तो मुख्यमंत्री अंदर चले गए। बताओ ये कौन सी दुनिया है। सीएम यादव ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और केजरीवाल पर भी सवाल उठाए। और एक बड़े वाले और दिल्ली में जो आए तो जमानत पे, लेकिन क्या कह रहे हैं, अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो मुझे फिर जेल भेज देंगे। अरे कर्म ही ऐसे क्यों करते भैया कि जेल जाना पड़े, जरा समझाओ तो सही। काम ऐसा करोगे और जेल जाने से डरोगे। सीएम यादव लगातार ऐसे दौरे कर रहे हैं और माना जा रहा है कि यादव वर्ग से आना एक बड़ा कारण है कि उनको उन लोकसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है जहां यादव वोटर्स ज्यादा हैं। बीजेपी के संगठन की खास बात यह है कि वो क्षेत्रवाद और परिवारवाद से बाहर निकलकर पार्टी के लिए काम करते हैं, जिससे कई किलोमीटर दूर बैठे नेता भी एक दूसरे के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक और जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के नेताओं का ओडिशा में प्रचार जारी है। आज फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा में प्रचार करने जा रहे हैं। सीएम यहां पर सुंदरगढ़ और वीरमित्रपुर में प्रचार करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भाई यहां पर कार्यकर्ता और चुनावी जनसभा में शिरकत करने जा रहे हैं। तो ओडिशा के जो मंत्री हैं, दिग्गज हैं, वो लगातार ओडिशा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो मंत्री और दिग्गज हैं और खुद सीएम विष्णुदेव साय ने वहां पर कमान संभाली हुई है और उनके साथ आज तो डिप्टी सीएम भी नजर आने वाले हैं और ओपी चौधरी, केदार कश्यप, ये वो दिग्गज जो लगातार ओडिशा का दौरा कर रहे हैं और वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय इन दिनों मिशन ओडिशा पर हैं। आदिवासी बहुल राज्य ओडिशा में साय लगातार सीएम नवीन पटनायक और उनके सहयोगी वीके पांडियान पर चुनावी सभाओं में प्रहार कर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में साय ने ओडिशा में 8 सभाएं की। साय के अलावा उनके मंत्रिमंडल के 4 से ज्यादा मंत्री ओडिशा के प्रचार में उनका हाथ बटा रहे हैं। साय मंत्रिमंडल के ओडिशा दौरे के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। संगठन के लिए काम कैसे किया जाता है, वो इन दिनों छत्तीसगढ़ की सरकार से सीखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने के बाद वहां के बीजेपी नेता खाली नहीं बैठे हैं, बल्कि वो निकल पड़े हैं पड़ोसी राज्य ओडिशा की ओर, जहां वो लगातार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। खुद सीएम विष्णुदेव साय और उनका मंत्रिमंडल लगातार ओडिशा के छोटे छोटे कस्बों में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है। सीएम विष्णुदेव साय के ओडिशा जाने से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? दरअसल साय आदिवासी समाज से आते हैं। ओडिशा भी आदिवासी बाहुल इलाका है। ऐसे में वो बीजेपी के पक्ष में बड़ा वोट बैंक इकट्ठा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या है। ओडिशा में 22.84% एसटी जनसंख्या है। देश की आबादी की 9.20% आदिवासी जनसंख्या ओडिशा में है। विष्णुदेव साय पिछले 4 दिनों से ओडिशा में ही सभाएं कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने सुंदरगढ़ लोकसभा के अंतर्गत बाली संकरा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम विष्णुदेव साय इस दौरान सीएम नवीन पटनायक पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री उड़िया भाषा में बात तक नहीं कर पाते, सिर्फ नमस्ते करते हैं। तो 24 साल से शासन करने वाला मुख्यमंत्री को उड़िया नहीं सीखना चाहिए क्या? सीखना चाहिए ना। तो वैसे मुख्यमंत्री को इस बार उखाड़ के फेंकिए, बीजेपी को उखाड़ के फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से उड़ीसा का तेजी से विकास होगा, बहुत तेजी से। सीएम साय यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पटनायक को मोहरा भी बताया। हमको तो पता चला है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम से नवीन पटनायक जरूर हैं, लेकिन सरकार चलाने वाला कोई दूसरा है। आज जो कोड़िया नहीं बोल सकता वो आपसे कैसे मुलाकात करेगा, कैसे आपकी भावना को समझेगा? आपको बता दें कि विष्णुदेव साय ओडिशा में 4 चुनावी सभा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है और आप किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, 7 मई को छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो गया है। उसके बाद बहुत से लोग, हमारे मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम सब उड़ीसा में लगे हैं और हम भी आज चौथा दिन है। इसके पहले 3 दिन आ चुके हैं, आज 4था दिन है और अभी दूसरी सभा यहाँ पर हुई है।
बीजेपुर में अभी एक और सभा है आपका क्या लोकसभा है, बलांगीर लोकसभा में। तो 4 दिन में अनेकों सभा अटेंड किया और हम कह सकते हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, जिस तरह से सभाओं में अपार जन सैलाब उमड़ रहा है और जो उत्साह है उन लोगों में, तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ पर प्रदेश में परिवर्तन होगा। उनके अलावा भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के कई मंत्रियों को उड़ीसा में प्रचार की जिम्मेदारी दी हुई है, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, डंकराम वर्मा, प्रेम प्रकाश पांडे, शिवरतन शर्मा के नाम शामिल हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद प्रदेश में उपचुनावों की चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ सीट तो विधायक के सांसद बनने से खाली होंगी, तो कुछ सीटों पर कांग्रेस के विधायकों के पाला बदलने से चुनाव की चपेट में आ जाएगी। किन सीटों पर लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं उपचुनाव और कौन हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 29 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। परिणाम आने के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नेता उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों पर तो तय माना जा रहा है। साथ ही चुनाव लड़ रहे विधायक अगर सांसद बन गए तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़ सकती है। शिवराज जीते तो बुधनी से चुनाव लड़ेंगे कार्तिकेय। विदिशा से यदि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं तो बुधनी विधानसभा पर चुनाव होगा। तो सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इसे शिवराज के गढ़ का हस्तांतरण माना जाएगा, यानी आलाकमान के लिए उम्मीदवार का चयन मुश्किल होगा। 3 सीटों पर तय है उपचुनाव। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 3 कांग्रेस विधायकों ने कुछ दिन पहले ही पाला बदला है। तीनों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अमरवाड़ा, बीना और विजयपुर में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव होंगे। हालांकि रामनिवास रावत ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। विधायक भी लड़ रहे लोकसभा का चुनाव। मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं। मरकाम डिंडोरी से विधायक हैं। उधर उज्जैन लोकसभा से तराना विधायक महेश परमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल मार्को मैदान में हैं। सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनाव लड़ाया है। भिंड से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हैं, जो कि भांडेर से विधायक, यानी इन उम्मीदवारों ने चुनाव जीता तो उपचुनाव फिर होंगे। मिलाकर 7 ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जिन पर उपचुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह वाली सीट और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट पर भी राज्यसभा के लिए उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाले क्षेत्र बुधनी, जहां से वो विधायक हैं, अगर वो विदिशा से लोकसभा जीतते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें केंद्र में स्थान मिलेगा। और ऐसे में बुधनी से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, यह अहम होगा। क्या उनके बेटे कार्तिकेय को ही पार्टी प्रत्याशी बनाएगी या किसी दूसरे नाम पर विचार करती है? उधर उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, ये भी सुन लीजिए। अब ये दिलचस्प होगा कि जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ नारा लगाती रही है वो किसको टिकट देगी बुधनी में, ये देखना दिलचस्प होगा। अब उपचुनाव में प्रत्याशी कौन होगा, ये भाजपा में नेतृत्व तय करता है, भाजपा का संगठन तय करता है। अब परिवारवाद के आधार पे तो कोई भाजपा में टिकट मिलते नहीं है। भाजपा में तो उस व्यक्ति को टिकट मिलता है जो जनता के बीच में सक्रिय रहता है, समाज सेवा करता है, जन सेवा करता है, भाजपा के लिए काम करता है, जनता के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भाजपा संगठन जो जनता की पसंद होगा, जनता में लोकप्रिय होगा, टिकट देगी। यानी लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटें विधानसभा में खाली हो जाएंगी। 4 जून के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव का शोर कुछ सीटों पर कुछ महीनों के बाद फिर से सुनाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। सभी पार्टियां और नेता जमकर रैलियां कर रहे हैं। इनमें राहुल गांधी और पीएम मोदी भी पीछे नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार में खटाखट और टकाटक को भी जगह मिल गई है। क्या है ये, इस रिपोर्ट में देखिए। हर महीने टकाटक 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 टक खटाखट खटाखट।
चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर अलग अंदाज में तंज कसा। इससे पहले राहुल गांधी एक चुनावी सभा के दौरान टकाटक शब्द चुनावी प्रचार में लेकर आए। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक इसको कहते हैं विकास। पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर पुणे में हुई चुनावी सभा में उस अंदाज में तंज कसा जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। पीएम मोदी और राहुल गांधी का ये टकाटक और खटाखट सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है। अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। देखना होगा कि खटाखट और टकाटक का चुनावी वार आगे क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अभी भी देश में 3 चरण के मतदान होना बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पर इसके बावजूद सियासी वार पलटवार पर लगाम नहीं लग रही और ये सियासत तब और गर्मा जाती है जब वार पोस्टर या वीडियो के जरिए किया गया हो। अब इस बार बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर कैसे हमला बोला है, इस रिपोर्ट से समझ। बौखलाहट है। देश इस प्रकार की विभाजनकारी, इस प्रकार की विघटनकारी, इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए देश की जनता ने 379 सीटें जहां पर वोट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उसको ले लूटेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पोस्टर के जरिए ये वार पलटवार का सिलसिला और कितना दूर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर लेते हैं और इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में नगर निगम कर्मियों की यूनिफॉर्म को लेकर सियासी घमासान मच गया। जो यूनिफॉर्म नगर निगम कर्मचारियों के लिए तय की गई है वो आर्मी की ड्रेस जैसी है, जिसके बाद कांग्रेस ने महापौर और बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इंदौर नगर निगम बैकफुट पर आ गई और अब यूनिफॉर्म बदल दी जाएगी। आर्मी की ड्रेस पहनकर घूम रहे ये लोग आर्मी की किसी विंग के नहीं बल्कि इंदौर नगर निगम के रिमूवल विभाग के कर्मचारी हैं। ये यूनिफॉर्म इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं पहनी है, बल्कि ये यूनिफॉर्म इनको पहनाई गई है। इनको ये यूनिफॉर्म निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने पहनाई है। रिमूवल के दौरान होने वाले विवाद को रोकने के लिए इन सभी लोगों को ये आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई गई। इस पूरे मामले पर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। सभी कर्मचारियों की नहीं है, जो हमारा रिमूवल गैंग है उनके कर्मचारियों को एक विशेष प्रकार की ड्रेस, ताकि अनुशासन और एक रूपता रहे। देखिए, ये जो ड्रेस कोड दी गई है नगर निगम में, हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म रहे। सभी लोग नगर निगम के लोग, जैसे मैं खुद भी नीले रंग की शर्ट पहनता हूँ, सभी लोग आप देख रहे होंगे नीली कमीज पहनते हैं, जिससे डिसिप्लिन बेटर हो हमारा। और इसी मंशा के साथ ही जो हमारा जो रिमूवल दस्ता है उसको भी ये वर्दी उपलब्ध कराई गई है ताकि एक डिसिप्लिन उनके अंदर भी रहे।
वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि पूरे शहर में इस फैसले की थू-थू हो रही है। निगम कमिश्नर के इस फैसले को बेहद शर्मनाक करार दे दिया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। देखिए, पूरे शहर की जनता थू-थू कर रही है। नगर निगम इंदौर पे कितना बड़ा सवालिया प्रश्न चिन्ह लग गया है कि हम सेना का ही सम्मान नहीं कर रहे। सेना की ड्रेस पहनने किसी को अधिकार है? हालांकि विवाद बढ़ने के बाद महापौर पुष्य मित्र ने सफाई दी और इन वर्दियों को हटाने की बात कही है। रिमूवल विभाग में रिमूवल के काम में एक रूपता आए, अनुशासन दिखे, इसलिए वर्दी देने का काम रिमूवल विभाग के अधिकारियों ने किया था। लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से जाने अनजाने यदि सैनिक और पूर्व सैनिकों की भावना इससे आहत होती है तो मैंने निर्देश जारी किए हैं कि इसमें कुछ थोड़ा चेंज किया जाए और अनुशासन और एकरूपता के भाव को भी बनाए रखते हुए वर्दी भी रखी जाए। इसलिए जो एक निर्णय और जो वर्दी एक कॉम्बैट की तरह दिख रही थी, उसमें जो आवश्यक परिवर्तन होगा वो हम कर रहे हैं। महापौर के बयान के बाद भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाती है या फिर बीजेपी वर्दी वापस लेने के बाद से इस मुद्दे से बच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल लगातार कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहे नेताओं को लेकर कांग्रेस ने इसके पीछे की वजह वास्तु दोष को बताया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस पर वास्तु दोष का साया, इसीलिए पार्टी पर खतरा मंडराया। वास्तु के चक्कर में पड़ी कांग्रेस, कार्यालय का दूसरा गेट खुलवाया। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में एक ओर जहां बीजेपी में वोटिंग के आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं को लगातार हार और पार्टी नेताओं के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि कार्यालय में वास्तु दोष है और अब वास्तु के आधार पर पार्टी के दफ्तर का कायाकल्प भी किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निरीक्षण करने के बाद एक गेट को बंद करवाकर दूसरा गेट आने जाने के लिए खोल दिया है। कांग्रेस दफ्तर की रूपरेखा में बदलाव किया जा रहा है और सबसे पहले अध्यक्ष ने अपने ही कैबिन से शुरुआत कर दी है। जीतू पटवारी का ये दफ्तर है और जीतू पटवारी इसी कैबिन में बैठते हैं। यहाँ के पुराने फर्नीचरों को हटा दिया गया है, नए सिरे से नई तरीके की व्यवस्था की जा रही है। जीतू पटवारी इस ऑफिस में बैठते थे, लेकिन यहाँ पे जो फर्नीचर थे ये सब पूरे हटा दिए गए हैं। इसको पूरी तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जीतू पटवारी के दफ्तर के बाहर यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये पूरी तरीके से वास्तु दोष को हटाने की कोशिश है कि किसी तरीके से कांग्रेस दफ्तर में नेगेटिविटी ना पैदा हो और इसके अलावा पॉजिटिविटी पैदा की जा सके। तो वही कांग्रेस की इस तरकीब पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि दोष पूरे कांग्रेस में ही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कांग्रेस इस सच्चाई को क्यों नहीं समझती कि दोष उसमें है, दोष उसके नेताओं में, लेकिन हमेशा पीसीसी का वास्तु दोष दूर करने में लगे रहते हैं। इसके पहले कमलनाथ जी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वास्तु दोष दूर करने का प्रयास किया। नतीजा क्या हुआ? 116 से 66 में विधानसभा चुनाव में आ गए। अब जीतू पटवारी भी वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी, अकेले रह जाएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस वास्तु के चक्कर में पड़ी हो। समय समय पर कांग्रेस कार्यालय में कायाकल्प किया जाता रहा है, लेकिन पार्टी छोड़ते नेता और कम होते वोटिंग प्रतिशत के लिए क्या वाकई में वास्तु दोष जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।